हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे जिसका कि मैंने आपको करेक्ट आंसर नहीं बताया था, उन सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और उस वीडियो को देखने के बाद आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होंगे उसको आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। और यदि आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है और अपने आंसर्स आपने अपनी कॉपी में नहीं नोट किए हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देखिए और उन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं उनको सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट करिए। फिर आप इस वीडियो को देखिए और इसमें मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, तो आप अपने आंसर्स को मैच करिए और चेक करिए कि आपके कितने आंसर्स सही हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी पिछली वीडियो यानी कि उस क्वेश्चन वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जा कर के सबसे पहले आप उस वीडियो को देख के अपना आंसर नोट करिए। और यदि आप इस सीरीज की सारी वीडियोज को पाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जा कर के मेरी सारी वीडियोज शुरू से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर बताऊंगा, तो आप भी अपनी कॉपी में उसको मैच कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1000 ईस्वी। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने पहली वीडियो में आपको पढ़ाया था, हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। अब प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है 343 फर्स्ट। ये बी आपका 343 फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था कि हिंदी को भारत के संविधान के भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343 फर्स्ट के अनुसार भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। मैं साथ ही साथ आपको प्रूफ भी दिखा दे रहा हूं ताकि आपको पूरा भरोसा हो जाए कि जो भी आप आंसर देख रहे हो सारे करेक्ट हैं। और साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरी पुरानी वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप उनको जा करके एक बार देख लीजिए। उन सारी वीडियोज का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है देवनागरी लिपि। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही पढ़ाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आपका प्रश्न संख्या 4 है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तो किससे हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है जिसे नागरी कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर आपका ब्राह्मी लिपि ही होगा। साथ में आप पूरा याद रख सकते हैं कि हिंदी लिपि को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है जिसे नागरी कहा जाता था। ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न संख्या 5 है, कह रहा है कि हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 52 जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए देख लेते हैं कि टोटल 52 कैसे होते हैं। तो हमने पिछली वीडियोज में पढ़ा है कि 39 39 आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है, और आपके 11 स्वर होते हैं,
एक आपका अनुस्वार होता है और आखिरी में एक जो है आपका विसर्ग होता है। तो इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 52। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला की देवनागरी लिपि में टोटल 52 वर्ण होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं साथ साथ में चीज़ें रिवाइज करता मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका साथ साथ में रिवीजन भी हो जाया करेगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है, पूछ रहा है कि हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10। वो कौन कौन से राज्य हैं चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो स्टूडेंट्स, वो 10 राज्य जहाँ पे हिंदी बोली जाती है उनमें है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी राजभाषा है। प्रश्न संख्या 7 है, कह रहा कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 8 है, पूछ रहा है कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं सम्मिलित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं सम्मिलित हैं। आइए देख लेते हैं वो 5 उपभाषाएं कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी हैं, तो पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है बिहारी हिंदी, चौथा है राजस्थानी हिंदी और पांचवा है पहाड़ी हिंदी। तो इस तरह से हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं सम्मिलित हैं। अब आपका प्रश्न संख्या 9 है, पूछ रहा है कि हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां सम्मिलित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका 18 बोलियां सम्मिलित हैं। तो 18 बोलियां कौन कौन सी हैं इसको आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं जो कि मैंने पिछले में बताया था और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। तो ये 18 बोलियां कौन कौन सी हैं इसमें देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां और आपका पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे आपके 18। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां सम्मिलित हैं। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 है, कह रहा है कि बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी विश्व में किस स्थान पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा। हिंदी बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। स्टूडेंट्स, पहले स्थान पे है आपका चीनी भाषा, दूसरे स्थान पे है आपका अंग्रेजी भाषा और तीसरे स्थान पे है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा का स्थान विश्व में तीसरे स्थान पे है। प्रश्न संख्या 11 है, कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हीं वर्ण के अंतर्गत आपके व्यंजन, स्वर और आपका अनुस्वार, जो कि मैंने पहले बता दिया है, अनुस्वार और विसर्ग, ये सभी आते हैं इन वर्ण के अंतर्गत। तो हिंदी भाषा में जो टोटल वर्ण, जो कि पहले भी मैंने इसी वीडियो में बताया है, टोटल वर्ण आपके 52 होते हैं, जिसमें व्यंजन 39 होते हैं, स्वर आपके 11 होते हैं, अनुस्वार 1 होता है और विसर्ग भी आपका 1 होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको चीज़ें बार बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पढ़ने का जो साइंटिफिक तरीका है वो यही है कि आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे, आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। अब आपका प्रश्न संख्या 12 है, पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11।
अब स्टूडेंट्स, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसका जवाब भी अलग है। तो मैंने सोचा कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अभी जो पिछला जस्ट मैंने क्वेश्चन कराया उसमें क्वेश्चन था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, उसका आंसर था 11। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 13। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपसे नॉर्मली पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कितनी स्वरों की संख्या कितनी है तो उसका आंसर होगा 11। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो उसका आंसर होगा आपका 13। प्रश्न संख्या 14 है, पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 39। मैं इसी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, व्यंजनों की संख्या होती है 39, 39। अब हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 39 कैसे होते हैं, आइए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको जो सेकेंड वीडियो था उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि व्यंजनों में आपके 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। तो ये आपके देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 5 वर्ग होते हैं और उन पांचों में 5 वर्ण होते हैं, तो टोटल ये आपके 25 तो ऐसे हो गए, ये आपके 25 बन गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतस्थ में आपके 4 हैं, उष्म में भी 4 हैं, संयुक्त में भी 4 हैं और द्विगुण में भी 4 हैं। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल आपके 39। तो इसलिए हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की कुल संख्या होती है वो होती है 39। प्रश्न संख्या 15 है, पूछ रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन है शब्द समूह को, ये तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है आपका वर्णों के संकलन को, ये आपका सही हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सही है लेकिन सही हो सकता है। अब सी है आपका शब्द गणना को, ये तो बिल्कुल गलत है, ये आपका गलत है। और अगला है आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो स्टूडेंट्स, ये जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बी आपका करेक्ट आंसर क्यों नहीं है। अब देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह का मतलब क्या हुआ। हमें पता है कि वर्णमाला में पहले क आता है, फिर ख आता है, फिर ग आता है, फिर घ आता है। ऐसे ऐसे मतलब वर्णमाला में वर्ण एक एक के बाद एक व्यवस्थित रहते हैं। तो अगर व्यवस्थित हैं, वर्ण व्यवस्थित हैं, तो उसको ही हम वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के संकलन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, वर्णों के संकलन का मतलब हुआ कि क है, क के बाद ग भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी, क के बाद आपका ग भी हो सकता है, ड भी हो सकता है। ये तो हो गया वर्णों का संकलन, इसलिए बी आपका गलत है। वर्णों का व्यवस्थित समूह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वो लोग वर्णमाला कहते हैं। स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 16 है, पूछ रहा है कि निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क ख। ये जो क और ख हैं ये आपकी कंठ ध्वनियाँ हैं। अब हम चलिए समझते हैं कि क और ख ही क्यों कंठ ध्वनियाँ हैं। तो अगला जो मैं समझाने वाला हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में जो मैं आपको समझाया था, मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका कंठ होता है, ये वाला पोर्शन आपका तालु होता है, ये आपका मूर्धा होता है, यहाँ पे आपका दंत होता है और यहाँ पे आपका ओष्ठ होता है। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे आपका कंठ है, ठीक है। अब ऊपर जाएंगे तो उसके बाद आपका तालु है, फिर उसके आगे जाएंगे तो आपका मूर्धा है, ठीक है। उसके आगे आप जाएंगे तो आपका दंत है
और उसके लास्ट में सबसे जाएंगे तो यहाँ पे आपका ओष्ठ है। ठीक है, तो इस क्रम को आपको याद रखना है। सबसे पहले कंठ आता है, कंठ के बाद तालु आता है, तालु के बाद मूर्धा आता है, मूर्धा के बाद दंत आता है, दंत के बाद सबसे लास्ट में आपका ओष्ठ आता है। अब स्टूडेंट्स जो हम लोग व्यंजन पढ़े थे जिसमें हमने वर्ग पढ़ा था, तो सबसे पहले क वर्ग आता है, आपको याद होगा क वर्ग। तो क वर्ग आपका कंठ से उत्पन्न होता है। अब क वर्ग में 5 आपके वर्ण होते हैं, क ख ग घ और अंग। तो इन पांचों में से कोई भी आपसे पूछेगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो उसका जवाब होगा कंठ। आपसे पूछेगा कि घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो उसका जवाब कंठ ही होगा। मतलब क वर्ग में जितने भी वर्ण आ रहे हैं पांचों, उनका सबका जवाब आपका कंठ होगा। अब स्टूडेंट्स कंठ के बाद आ रहा है आपका तालु। तो तालु, अब देखिए क वर्ग के बाद आता है आपका च वर्ग। ठीक है, च वर्ग आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि च वर्ग में जितने भी वर्ण हैं, ठीक है, जैसे कि च वर्ग में आपके 5 वर्ण होंगे, च छ ज झ और इया। तो ये जो च छ ज झ और इया च वर्ग के पांचों वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान आपका तालु से होगा। तालु के बाद आपका मूर्धा है। अब देखिए क वर्ग के बाद च वर्ग के बाद आता है आपका ट वर्ग। ठीक है, ट वर्ग। अब ट वर्ग में आपके वर्ण कौन कौन से आएंगे, तो वर्ण आएंगे ट वर्ग में ट ठ ड ढ और अड़। ये 5 आपके वर्ण आएंगे। ठीक है, तो इन पांचों वर्ण जो ट वर्ग के जो पांचों वर्ण हैं ट ठ ड ढ और अड़, उनका जो उच्चारण स्थान होगा वो मूर्धा से होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि आपको पता करना है कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो जिस भी वर्ग में आपको बताना है उस वर्ग उस अक्षर से शुरू करिए और 5 गिन दीजिए, 5 तक। जैसे आपसे पूछेगा कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप क से शुरू करिए और यहाँ से 5 तक जाइए, तो होगा क ख ग घ और अंग। ये पांचों जो हैं आपके क वर्ग में आएंगे। अब स्टूडेंट्स मूर्धा के बाद आता है दंत। ठीक है, मूर्धा के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दंत। अब हम पढ़े थे पहले क वर्ग आता है, क वर्ग के बाद आपका च वर्ग के बाद आपका ट वर्ग और ट वर्ग के बाद आपका आएगा त वर्ग, त वर्ग। ठीक है, तो अब दोस्तों त वर्ग यानी कि त वर्ग में कौन कौन से आएंगे, त थ द ध और न। ठीक है, त से हमने शुरू किया और 5 तक गए, तो त थ द ध और न, ये पांचों के पांचों वर्ण जो हैं इनका उच्चारण स्थान आपका दंत से होगा। अब अगला है आपका ओष्ठ। ठीक है, अब ओष्ठ है तो हम देखिए वर्ग में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो क वर्ग के बाद च वर्ग के बाद ट वर्ग के बाद आपका त वर्ग और त वर्ग के बाद आखिरी में आता है आपका प वर्ग। ठीक है, तो प वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका जो उच्चारण होगा वो आपका ओष्ठ से होगा। अब प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो प से शुरू करिए और 5 तक जाइए, तो उसमें आएंगे प फ ब भ और म। ये पांचों के पांचों वर्ण जो कि प वर्ग में आते हैं, इनका जो उच्चारण स्थान होगा ये आपका ओष्ठ से होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो उच्चारण स्थान का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है तो आप इस मतलब जहाँ से मैंने उच्चारण स्थान को समझाना शुरू किया है वहाँ से बैक करके आप दोबारा से देख लीजिए। इसको अभी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो क ख यानी कि सिर्फ क ख नहीं होंगी, क वर्ग में जो भी आएंगे वो कंठ से होंगे। तो क ख ग घ और अंग, ये पांचों जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान आपका कंठ ध्वनियाँ मतलब कंठ से होगा।
अब चूंकि ऑप्शन में आपके सिर्फ क ख हैं तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको डिटेल में समझाने की वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। प्रश्न संख्या 17 है, पूछ रहा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य को मैंने पहले ही बता चुका है कि मूर्धा भी कहते हैं, ठीक ना, मूर्धा भी कहते हैं। तो अब आपको बताना है कि कौन से व्यंजन ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा से है। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया है, मैंने आपको क्या समझाया कि सबसे पहले कंठ आता है, कंठ के बाद तालु आता है, तालु के बाद आपका मूर्धा आता है, ठीक ना। तीसरे नंबर पे आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूर्धा आ रहा है। अब मैंने बताया था कि कंठ, ये क वर्ग कंठ से होता है, क वर्ग के बाद आपका च वर्ग, ठीक है, च वर्ग में जो भी आएंगे तालु से होंगे, मूर्धा में आपके ट वर्ग, ठीक है, ट वर्ग में जो भी वर्ण व्यंजन आएंगे वो आपके मूर्धा से होंगे। तो ट में कौन कौन से आएंगे, ट आएगा, ठ आएगा, ड, ढ और अड़, ये पांचों वर्ण जो हैं आपके मूर्धा से उत्पन्न होंगे। अब आप ऑप्शन में देखिए कि कौन से करेक्ट हैं। तो यहाँ पे देखिए ड और ढ आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, पूछ रहा है कि जो कछा है यानी कि छतरी वाला जो कछा है, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संयुक्त वर्ण। अब स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया कि संयुक्त वर्ण कौन से वर्ण होते हैं। तो ऐसे वर्ण जो दो वर्णों से मिल करके बने होते हैं। हमें पता है कि जो कछा है ये आपका क, अब क में हलंत होता है, क प्लस षटकोण वाला स, इन दोनों से मिल करके बना होता है। अब ये जो यहाँ पे देख सकते हैं कि क में हलंत है, इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दे रहा हूँ। क का मतलब स्टूडेंट्स होता है पूरा क, ये आपको पता है। लेकिन अगर यही क में आपका हलंत लग जाता है तो इसको हम आधा क मानते हैं। अब साथ ही साथ मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि संयुक्त वर्ण में जो है आपके 4 वर्ण होते हैं। पहला कछा यहाँ पे है ही, फिर दूसरा होता है आपका त्र, फिर तीसरा होता है आपका ज्ञ और चौथा होता है आपका स्र, ठीक है। तो ये चारों वर्ण जो है संयुक्त वर्ण होते हैं। और कौन किससे किससे मिल करके बना हुआ है ये भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनको जानना है तो मेरी दूसरी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है। उन सारी वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से जा कर के आप, अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, पूछ रहा है कि घ, ये घड़ी वाला घ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो घ है ये आपका आएगा क वर्ग में, ठीक है, ये आपका क वर्ग में आएगा। यहाँ पे जो वर्ग है क से शुरू होता है और उच्चारण मैंने बताया था कंठ से शुरू होता है। तो घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ण है जो जिसका उच्चारण दंत से नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी समझाया है। सबसे पहले आपका आता है कंठ, कंठ के बाद आता है आपका तालु, तालु के बाद आपका मूर्धा और मूर्धा के बाद आपका आता है दंत, ठीक है। तो चौथे स्थान पे दंत आता है। अब मैंने वर्ग में बताया था कि पहले आता है आपका क वर्ग, फिर आता है आपका च वर्ग, फिर उसके बाद आता है आपका ट वर्ग और ट वर्ग के बाद आता है आपका त वर्ग, ठीक है। तो ये आपका त वर्ग है। अब त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें त, थ, द, ध और न, ये 5 आपके जो है
त वर्ग में आते हैं। तो देखिए त वर्ग में त है तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो जिसका उच्चारण दंत से नहीं है। तो त का तो दंत से होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। न भी आपका गलत हो जाएगा और द भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ट, डी जो है आपका ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ट है उसका उच्चारण दंत से नहीं होता है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा स्वर नहीं है। तो देखिए ऊ आपका स्वर होता है तो ये तो गलत हो जाएगा। ए भी आपका स्वर होता है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ई भी स्वर होता है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे ग जो है आपका व्यंजन होता है और आपसे पूछा है कि कौन सा स्वर नहीं है, तो यहाँ पे ग व्यंजन है जो कि स्वर नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग नहीं है। देखिए आपको फिर से पूछा है कि ट वर्ग कौन सा इनमें नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ट वर्ग का नहीं है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा ट वर्ग में कौन कौन से होते हैं। तो ट होता है, थ होता है, ड होता है, ढ और अड़, ये चारों पांचों जो हैं आपके ट वर्ग में आते हैं। तो देखिए ठ यहाँ पे ट वर्ग है तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ढ भी आपका ट वर्ग में आता है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अड़ भी आपका ट वर्ग में आता है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो घ है, घ आपका ट वर्ग का नहीं है बल्कि ये क वर्ग का है, तो यहाँ पे घ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घ यहाँ पे ट वर्ग में नहीं आता है। स्टूडेंट्स आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बल्कि क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है, तो आपको बहुत ही सावधानी से जवाब देना होगा। प्रश्न संख्या 23 है, पूछ रहा है कि छ, ये छाता वाला छ है, इसका उच्चारण स्थान होगा। इन चारों में से बताना है कि छ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो हमें पता है कि जो छ है ये आपका च वर्ग में आता है, ठीक है। च, छ, ज, झ, इया, ये जो छ है आपका च वर्ग में आएगा, ठीक है, च वर्ग में आता है। अब देखिए हम सबसे पहले पढ़े हैं कि कंठ आता है, कंठ के बाद क्या आता है, तालु, और कंठ के साथ कौन सा वर्ग जुड़ा है, क वर्ग, और तालु के साथ कौन सा जुड़ा है, च वर्ग। तो छ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु, तो तालु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से पूछा है कि इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था संयुक्त कौन कौन से होते हैं। तो आपका छतरी वाला छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है, और ये वाला होता है स्र, ठीक है। ये चारों आपके संयुक्त वर्ण हैं। जो स है ये षटकोण वाला स है, ये संयुक्त वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, पूछा जा रहा है कि तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं। इन चारों में से बताना है कि कौन से हैं जो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तालव्य को हमें पता है कि हम लोग तालु भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका कंठ, कंठ के बाद आता है आपका तालु, ठीक है। अब कंठ में आते हैं आपके क वर्ग के सारे, और तालु में आते हैं आपके च वर्ग, ठीक है। तो च वर्ग में कौन कौन से होते हैं, च, छ, ज, झ और इया। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं, च, छ, ज, झ, ये सारे के सारे आपके तालव्य हैं। प्रश्न संख्या 26 है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट्स अनुस्वार हमें पता है कि ये जो अंग होता है, ठीक है, अंग, इसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। तो देखिए ये बिंदी कहाँ पे लगा हुआ है, तो शांत में आप देख सकते हैं कि ये अनुस्वार लगा हुआ है, बाकी किसी में अनुस्वार आपका नहीं लगा हुआ है। अनुस्वार का और कहाँ पे यूज होता है, जैसे आपको कहीं पे लिखना है संत,
ठीक है, तो ऊपर आप एक बिंदी लिखते हैं, या फिर आपको लिखना है कहीं पे प्रांत, तो ऊपर आप एक बिंदी लिख देते हैं। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें हम अनुस्वार का प्रयोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया कि अनुस्वार क्या होते हैं, और साथ ही साथ मैंने कुछ शब्द भी बता दिए जिसमें आप देख सकते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 27 है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो विसर्ग हमें पता है कि ये होता है अह, ठीक है, अह को हम लोग विसर्ग कहते हैं। तो आप देखिए कि किस शब्द में अह लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रातः, ठीक है, तो प्रातः आपका ऐसा शब्द है जिसमें विसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 28 है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए ये जो कछा है ये इसमें ये संयुक्त व्यंजन है, आपका स्र भी संयुक्त व्यंजन है, और ज्ञ भी आपका संयुक्त व्यंजन है। ये जो री है, ऋषि वाला री, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पे जो कछा है हमें पता है कि ये क हलंत प्लस स, ये षटकोण वाला स से मिलके बना है। ये जो स्र है ये आपका स हलंत प्लस र से मिलकर के बना हुआ है, और ये जो ज्ञ है ये आपका ज हलंत और प्लस इया, इनसे मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। जबकि री जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर के नहीं बनता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके 28 क्वेश्चन कि मैंने आपको करेक्ट आंसर क्या होंगे और क्यों होंगे मैंने आपको डिटेल में समझाते हुए बता दिया है। अब आप लोग अपने आंसर को मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ की सारी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।